नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फेडरल देश में। आज 2 बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। पहला मुद्दा दिल्ली में महिला सम्मान योजना से जुड़ा है और आम आदमी पार्टी के नेता निशाने साध रहे हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2,500 रुपए देने के संबंध में निर्णय लेने की बात कही थी, लेकिन सीएम चुप्पी साधे बैठी हैं। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि हकीकत ये है कि सरकार का खजाना खाली है, लेकिन हमने जो वादा किया था वो हम उसे जरूर निभाएंगे। वहीं दूसरा सवाल ये कि कैग रिपोर्ट से जुड़ी है। दिल्ली विधानसभा में 25 फरवरी को कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और इस मुद्दे पर आपका कहना है कि बीजेपी लोगों में भ्रम फैला रही है। आप सरकार ने कैग रिपोर्ट की विधानसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंप दी है, तो ललित क्या कहना है इस पे? देखिए, बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि सबसे पहले महिला सम्मान योजना की बात कर लेते हैं हम लोग। महिला सम्मान योजना को लेकर के 2500 रुपए जो देने की बात कही गई है, उसके लिए बीजेपी मतलब कहा करती थी कि हमारी सरकार आने दीजिए, और 8 मार्च को उन्होंने हम्म। एक डेट दिया, अंतिम तारीख दी कि 8 मार्च को हम क्या करेंगे कि दिल्ली महिला सम्मान योजना को लागू कर देंगे और हर जो एलिजिबल जो महिलाएं होंगी, जो पात्र महिलाएं होंगी, उनके खाते में 2500 रुपए दे देंगे। अब आप देखिए जो है कि दिल्ली सरकार ने शपथ लेने के बाद जब पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2 बड़े चीज़ पारित की गई। आयुष्मान भारत को लागू कर दिया गया और ये कहा गया कि कैग की रिपोर्ट जो है विधानसभा के पटल पे रखी जाएगी, जो 25 फरवरी को यानी कि कल रखी जानी है। और दिल्ली का जो सेशन जो चल रहा है, वो 24, 25, 26 3 दिन का चलने वाला है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस दिन कैबिनेट की पहली बैठक हुई और बैठक में ये 2 विषयों को लाया गया और उस पर एक सहमति बन गई कि हमको आगे बढ़ना है, तो उसके नेक्स्ट 1 दिन के बाद आतिशी आती हैं, कहती हैं कि भाई आखिरकार आप वादा आपने किया था जो है कि पहली कैबिनेट की जो मीटिंग होगी, उसमें 2500 रुपए वाला जो प्रपोज़ल है उसको हम पारित कर देंगे और महिलाओं के खाते में पैसा भेज देंगे। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। मतलब कि सत्ता में आने के लिए आपने केवल एक शगुफा छोड़ा और जब सत्ता आपको मिल गई, तो उस वादे हम्म। को आप भूल गए, पहली हम्म। चीज़। लेकिन ये अपने आप में कई सवाल उठाता है। मसलन कि आप ये देखें कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार या आतिशी इस तरह की बात मतलब कहती, उन्होंने कहा, तो शायद वो भूल गई कि लोकसभा के चुनाव के पहले, मतलब आम चुनाव 2024 के पहले केजरीवाल की सरकार, तब केजरीवाल सीएम हुआ करते थे हाँ और जी। यही वादा था जो कि महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार रुपए देंगे। हम्म। ललित जी, मैं यहाँ पर को एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो पिछला जो इनका बजट बजट था, पूर्ण बजट था 2023-24 का, उसी बजट में इन्होंने ऐलान किया था, घोषणा की थी कि हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। महिला सम्मान योजना जो बाद में इनको नाम दिया गया, उसके तहत दिया जाएगा। लेकिन जब देने की बारी आई, तब उस समय केजरीवाल जेल में थे और आतिशी उस समय उप वित्त मंत्री थी। तो बजट बनाया, उन्होंने घोषणा की थी कि 1,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद कोई उस पर काम नहीं हुआ ना। उन्होंने इस बाबत कभी कुछ कहा ना कुछ। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव जब हुआ, तो इन्होंने फिर 2,500 वाली बात वहां से निकालनी शुरू करी। तो मैं जरा तो पीछे आपको हाँ, याद देना मतलब चाहूंगा, इनकी जो शिगुफा है 1,000 महिला सम्मान योजना का, वो उससे भी पुराना है। एकदम आप ये मतलब कोमल आप ये देखिए जो है कि 1,000 रुपए की जो बात थी, वो आम हम्म। चुनाव 2024 के पहले की बात थी। बाद में हम्म। केजरीवाल के जेल में जाने का, आने का जो सिलसिला आपने देखा ही है उसको। फिर वो हम्म। जेल से जब बाहर आए और उसके बाद दिल्ली की सड़कों में, गलियों में, कूचों में वो घूमे, तो शायद उनको हाँ। आभास हो गया कि इस बार का माहौल जो है वो बहुत बेहतर नहीं है और हम्म। उन्होंने एक फैसला कर लिया कि भाई ठीक है, अब हम गद्दी से उतरते हैं और एक नए चेहरे को मौका देते हैं। और उन्होंने नए चेहरे को मतलब आतिशी के तौर पे इस तरीके से पेश किया कि हम्म। ये मतलब दिल्ली की आकांक्षाओं को, जो लोगों की इच्छा आकांक्षा है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन हम्म। आप देखिए जो कि उसके बाद जब वो दौड़ते रहे, घूमते रहे और उसका फीडबैक लेते रहे, तो उन्होंने एक बात कही कि नहीं, नहीं जी, 1,000 रुपए नहीं, अब हम क्या है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। पहले तो हम्म। 1,000 देंगे और चूँकि समय बहुत कम है, तो हम डिसबर्स नहीं कर सकते पैसा, लेकिन एक हम्म। सरकार हमारी बनती है तो 2,000 कर देंगे। ठीक हम्म। है? यानी ललित क्या जी, मतलब है क्या कि 1,000, अब उन्होंने हाँ, जब जो 1,000 रुपए जब रजिस्ट्रेशन देने की डेस्क बात, बस एक कहना होगा, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन डेस्क वगैरह लगाए थे और उन्होंने फॉर्म वगैरह भरवे थे, अगर वो बीजेपी को दे देंगे तो थोड़ा बीजेपी का काम भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कि इजी हो भाई जाएगा। 2,500 रुपए हाँ, देने के लिए। एकदम एकदम कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का काम हम मतलब रोल अपने निभाएँगे और सरकार के साथ सहयोग करेंगे, तो शायद ये हम्म। बहुत बीजेपी के लिए फ़ायदा ही हो जाए।
कि भाई जो आपने पेपर तैयार किए, जो रजिस्ट्रेशन भराया, वो पात्र लोगों का है, वही आप बीजेपी को सुपुर्द कर दीजिए, तो बीजेपी का काम थोड़ा-सा हल्का हो जाए। लेकिन हुँ, बात ये है कि आप जो है आप देखिए कि 1 दिन की मतलब शपथ लेने के बाद पहले ही हाँ, दिन आप इस तरह की जब बात करेंगे, तो पब्लिक को भी ये लगता है कि ये केवल और केवल झल्लाहट है, झल्लाहट के अलावा कुछ नहीं है। अब हुँ, पंजाब की जब बात आती है तो ₹1000 वहाँ की सरकार को 3 साल से ऊपर बीत चुके हैं और पंजाब का भी उदाहरण जब दिया जाता है और मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते हैं अरविंद केजरीवाल से, तो वो ये कहते हैं कि अरे 5 साल तो है और 5 साल में तो हम कभी भी कर देंगे। तो हुँ, सवाल है कि अपनी सरकार को देना है तो 5 साल में कभी कर देंगे और जब दिल्ली में 27 साल के बाद एक दूसरी सरकार आई, तो उससे हुँ, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हम 5 घंटे भी इंतजार नहीं कर सकते। वो हुँ, कैबिनेट में वो फैसला क्यों नहीं हुआ कि हुँ, महिलाओं को देना है, सम्मान देना है, ₹2500 उनके खाते में डाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप ये देखिए कि विशुद्ध तौर पे एक सियासत है, एक राजनीति है और चूँकि हुँ, राजनीति की कहानी ऐसी ही चलती रहती है कि हुँ, जब सरकार में रहो तो कुछ बात और रहती है, जब विपक्ष में रहो तो बात कुछ और हो जाती है। तो ये एक सियासत का अपना दस्तूर है, अपनी कहानी है, जो ऐसे हुँ। ही चलती रहती है। जी, कोमल। शेखर, क्या दिल्ली में महिलाओं को जो है ₹2500 वो नहीं मिलेगा? क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि आप सरकार जो है वो खजाना खाली करके गई है। एक लाइन में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली ने ना रेवड़ी की कीमत चुकाई है। हुँ, जब 2014-15 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली मिली थी, वो बहुत आर्थिक तौर से मजबूत दिल्ली मिली थी। लेकिन हुँ, जब वो विदाई हुई आम आदमी पार्टी की, तो एक कमजोर और आर्थिक तौर पे काफी दिक्कतों से भरी हुई दिल्ली वो छोड़ के गए हैं। तो इसमें लेकिन इसके पीछे क्या रहा सबसे बड़ा कारण? वही रेवड़ियां। इन्होंने इतनी चाहे डीटीसी बसों में फ्री सुविधा हो, मेट्रो में आपका महिलाओं को से टिकट नहीं लिया जाएगा, और हुँ, 10 तरह की सब्सिडीज हो गई, बिजली हुँ, पानी। हाँ, लेकिन हालांकि उस पर सवाल विपक्ष भी उठाते रहे और लोग भी, जनता भी कहती थी कि 24 मतलब बिजली की दिक्कत रहती है और पानी साफ नहीं आता, अगर आता भी है तो पानी साफ नहीं आता। नहीं वो आता एक है। अलग मुद्दा है, हम किसी दिन और चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जैसे कि आपने पूछा कि ₹2500 मिलेंगे या नहीं या मिलेंगे। नहीं? हाँ। हाँ, क्यों? अब बड़ी इसमें हालांकि दिल्ली में ये जो बीजेपी ने वादा किया है वो तो निभाएगी, क्योंकि दिल्ली में जो अब सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र हुँ, से काफी मदद मिलेगी। लेकिन हाँ, इस दौरान राजस्व में तो काफी खर्च बढ़ोतरी हुई है, राजस्व में जो खर्चे होते हैं उसमें तो काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो हुँ, आमदनी है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं पाई। लेकिन हुँ, बस जो बीजेपी ने भी वादे किए हैं अपनी, उन्होंने भी जो जनता को लुभाने के लिए क्या कहते हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान अपने बड़े बड़े मैनिफेस्टो में अपने वादे हुँ, किए हुँ, थे, तो उसको निभाने के लिए बस उनके पास सबसे बड़ा जो मजबूत स्तंभ है वो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार से मजबूती मिलेगी, वहां से अच्छा फंड मिलेगा, तो डेफिनेटली महिला सम्मान योजना बीजेपी ढाई, जैसे कि सीएम रेखा गुप्ता से जब सवाल किया गया था शपथ लेने के दिन कि आप कब कर रही हैं, और हाँ, जैसे आतिशी ने भी सवाल पूछा था कि कब आएंगे ₹2500, तो हाँ, सीएम रेखा गुप्ता का ये कहना था कि हम ये जो योजना है जल्दीबाजी में लागू नहीं करना चाहते। 8 मार्च को महिला दिवस पे हम ये कर देंगे, हुँ, लेकिन हम अधिकारियों के साथ वित्तीय जो चीजें हैं उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि जो ये योजना है वो लगातार चलती रहे। ना कि ऐसा ना हो कि सिर्फ 1-2 महीने ₹2500 दे दें और उसके बाद फिर लोगों डिब्बा को गुल पैसा मिलना ही बंद ना हुँ, हो जाए। तो वो हुँ, अभी इसमें बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं कि जो ये ₹2500 देने की बात कही है बीजेपी ने, वो लगातार महिलाओं को मिलते रहे। और अ, हाँ, जाहिर-सी बात है, तो उम्मीद है पूरी तरह से कि बीजेपी इस वादे से अपनी मुकरेगी नहीं, क्योंकि ये आधी आबादी का जो सवाल है। अभिषेक, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे क्या राय है आपकी इस पे? देखिए कोमल, अगर हम इस पूरी चर्चा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाजपा को भी ये पता है कि जो वादे उन्होंने जनता से करे हैं, उसको हुँ, निभाना ही पड़ेगा। क्योंकि हुँ, एक तो 27 साल के बाद उन्हें दिल्ली की सत्ता मिली है। फिर डबल इंजन की सरकार का जिस तरीके से प्रचार किया गया, अब हुँ, उसका लाभ क्या होता है जनता को वो बताना भी ज़रूरी है और वो बिना कुछ दिए या हुँ, बिना कुछ पेश किए आप कैसे उस चीज़ को प्रैक्टिकली संभव कर पाओगे, वो हुँ, भी बहुत ज़रूरी है। रही बात जो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता ने जो ये बात
सार्वजनिक की कि दिल्ली का हुँ, खजाना खाली है, तो उसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जनता को अगर सीधे तौर पे भाजपा सरकार जो है दिल्ली में अभी बनी है, वो ₹2500 की वित्तीय सहायता जो महिलाओं को देने वाली बात है, उसको पूरा हाँ कर जी। देती। तो ये हुँ, बात कहाँ से आती कि आम आदमी पार्टी ने खजाने को खाली किया है। हुँ, या आम आदमी पार्टी की सत्ता में दिल्ली का खजाना किस तरीके से खाली रहा है, ये बात जनता तक पहुँच ही नहीं पाती। तो ज़ाहिर हाँ, तौर पे रेखा गुप्ता ने भी इसमें अपनी मजबूरी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से शासन रहा या हुँ, जो प्रचार किया गया चुनावों में कि आप दास सरकार, यानी कि दिल्ली की जनता को ये जताने की कोशिश की गई है रेखा गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही वो हकीकत में आपदा की तरह ही रही थी, जिसकी वजह से हुँ, दिल्ली का जो खजाना है वो खाली हुआ है। अब हुँ, रहते हैं बात कि इसको किस तरीके से अमलीजामा पहनाया जाएगा। तो हुँ, 8 मार्च क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस डेट का ऐलान कर दिया था। तो हुँ, इसको एक माइलस्टोन मान के या एक माइलस्टोन की तरह ही लिया है कि भई हमारे को एक डेट मिली गई है और उस डेट तक हमें ये गोल अचीव करना है। लेकिन हुँ, उससे पहले की जो सारी तैयारियाँ हैं कि किन महिलाओं को वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी हुँ, देखने वाली बात होगी कि क्योंकि अगर हर वर्ग की महिला को आप वित्तीय सहायता देते हैं, तो ये जो बजट है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इसकी वजह हुँ, से दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव भी एक बनेगा। तो अब हुँ, उसमें क्या कैटेगराइज़ करना है, किस तरीके की महिलाओं को वित्तीय सहायता देनी है, शायद ये हुँ, भी एक प्रपोज़ल तैयार किया जा रहा होगा। और अ, अब जो सत्र चालू हुआ है कल आज क्योंकि अभी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का भी चयन हो चुका है और हुँ, अभी ऐसी भी जानकारी मिली है कि लीडर ऑफ अपोज़िशन जो है आतिशी मांडेला को बनाया गया है। तो हुँ, उन्होंने भी जो है अपने विधायक दल के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की है सदन में ही और आतिशी ने ये जानकारी भी दी मीडिया को कि उन्होंने इस मुलाकात में फिर एक बार रेखा गुप्ता से प्रश्न किया या उन्हें हाँ। याद दिलाया गया कि आप जो है ये महिलाओं को वित्तीय सहायता है, ये कब उपलब्ध कराएँगे? इसमें देखिए सबसे अभिषेक बड़ी बात इसमें ये है कि आम इसमें लेकिन आदमी अभिजीत इसमें मेरा एक सवाल है अभिषेक कि चुनाव से पहले ये तो कैटेगराइज़ नहीं किया गया था कि हम इन महिलाओं को पैसे देंगे या उन महिलाओं को पैसे देंगे। लेकिन अब इसके बाद ये बात सामने आई है कि कैटेगराइज़ की जाएगी कि हम किन-किन महिलाओं को पैसे देंगे। देखिए, कैटेगराइज़ नहीं किया गया, वो तो चुनावी बात थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक बोझ एक दिल्ली के खजाने पे पड़ेगा हुँ, और भी बहुत सारे वादे हैं, सिर्फ़ महिलाओं से किया गया वादा ही नहीं है। मुझे लगता हुँ, है कि इस तरीके से क्योंकि जब हम चुनाव वाले दिन भी जनता के बीच में थे, हम कवरेज पे थे, तो हाँ। जो मध्यम वर्ग की महिलाओं की मैं बात करूँगा, कुछ एक महिलाओं से जी, जो हमारी बात हुई, तो जी। उनका ये कहना था कि हमें गुड गवर्नेंस चाहिए, हमें हुँ, फ्रीबीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। तो हुँ, शायद ये इस तरीके के से एक प्रपोज़ल जनता के बीच रखा जाएगा, महिलाओं के बीच रखा जाएगा कि हुँ, जो लेकिन महिलाएँ अभिषेक एक बताइए। सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार अगर पिछले 10 साल से वो सरप्लस बजट की बात किया करती थी मतलब हमारा खजाना जो है खाली नहीं है हमारा खजाना पूरा भरा हुआ है हम सारी योजनाओं को क्योंकि ये हुँ, सवाल बार बार होता था कि इतनी फ्री रेवड़ी आपने बांट ही रहे हैं उसमें कुछ और इजाफा कर रहे हैं तो उसके लिए हाँ, पैसे कहाँ से आएंगे तो जी। अगर वो मैं एक सरप्लस बार की बात करते थे और अगर ये सरकार मौजूदा सरकार कह रही है कि खजाना जो है डेफिसिट में है, खजाना ही खाली है, तो इसका मतलब हाँ, है इसमें एग्ज़ैक्टली क्या वो बरगलाने की कोशिश कर रहे थे जनता को कि देखिए, उनको ये आभास था मैं आपको इस बात के लिए ना एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। आप आज से लगभग 4 साल पहले कोरोना काल के समय में पहुँचिए जब लॉकडाउन की स्थिति थी। तो आपको याद होगा कि दिल्ली के जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हुआ था। दिल्ली सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती आई थी कि कैसे उनको जो है सैलरी, जो भी उनके कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार के, उनको दिए जाएँ। तो उस समय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, उन्होंने मीडिया के सामने खुद ये बात मानी थी उस समय पे। हालाँकि उस समय की प्रैक्टिकल स्थिति अलग थी, क्योंकि जो अ उद्यम है वो बंद पड़े थे, व्यापार बंद पड़े थे, तो इनको टैक्स कलेक्शन कम हो रहा टैक्स था। कलेक्शन में हुँ, बिल्कुल हुँ, लेकिन उस समय भी जो है ना, ये बात मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पे खुद मनीष सिसोदिया ने मानी थी
कि उनको प्रति माह 3500 करोड़ रुपए की जरूरत होती है अपने एम्प्लॉयज को वेतन बांटने के लिए। और उस समय जो है अंदाजन लगभग टैक्स कलेक्शन मिला के 1000 करोड़ की जो है आय प्रति माह हो पा रही थी दिल्ली सरकार की। तो आप ये लगाएं कि 4 साल पहले भी वित्तीय संकट दिल्ली के ऊपर था। अगर सरप्लस की बात जो करते आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या उस समय पे सरप्लस नहीं था? यानी कि 4 साल पहले वो सरप्लस एकदम हाँ, यही तो सवाल है, यही तो यही सवाल यहाँ सवाल है। है। पर मैं एक बात ऐड करना तो चाहूंगा कि आप ये देखेंगे तो आप ये 2000 देखेंगे कि कई बार जो है अरविंद केजरीवाल की हम अगर बात करें तो जनता के सामने उन्होंने कई चीजें ऐसी रख दी जो शायद प्रैक्टिकली जमीन पर थी भी या नहीं भी थी, ये तो खैर क्योंकि सरकार में वो लोग हैं वही जानते हैं। लेकिन जो मीडिया के सामने या जो जनता के सामने बातें रखी गई हैं, मैं उसका उदाहरण पेश कर रहा हूँ। तो आज जैसा मैंने पहले कहा था कि रेखा गुप्ता ने भी इस उद्देश्य से ये बात रखी है जिससे जनता को ये पता चल पाए कि आर्थिक स्थिति दिल्ली की क्या है। और आम आदमी पार्टी की सरकार जो 10-12 साल दिल्ली की सत्ता में रही है, तो उसने दिल्ली को कहां से और कहां पहुंचा दिया है। मेन उद्देश्य ये था क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और ये वादा खुद प्रधानमंत्री ने लोगों से किया है, दिल्ली की जनता से किया है, तो इसे तो एनी हाउ करना ही है उन्हें और वो पूरा करेंगे भी। तो लेकिन अगर आप सीधे तौर पे किसी को दे दोगे और एक होता है कि आप मजबूरी बता के जता के किसी को दोगे, तो शायद ज्यादा आपका दरिया दिली दिखती है कि भाई जेब खाली होने के बावजूद जो है कोई आर्थिक मदद कर रहा है। तो लेकिन ये ज्यादा लगा। अभिषेक जी, इसी पे मैं सरप्लस में जो अब ललित जी ने सवाल पूछा, मैं इसी पे आना चाहूंगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में जो दिल्ली सरकार का सरप्लस बजट था वो 1.56% था, जो लगातार घटता गया और अब निगेटिव की तरफ बढ़ चला है। जी। आलम यह है कि दिल्ली सरकार को कर्ज मांगना पड़ा, तो उसने राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए मांगे। अभिषेक जी को पता होगा क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं। तो सोचिए, कभी आपने देखा भी होगा, मीडिया अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स में देखा होगा, न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि खुद अरविंद केजरीवाल पब्लिकली बोलते थे कि देखो नियत होनी चाहिए, हम खर्च भी करते हैं, लोगों को स्कीम भी देते हैं, इसके बावजूद हमारा जो बजट रहता है सरप्लस रहता है, हम घाटे में नहीं है। याद कीजिए वो दौर, वो समय, काफी वो इस बात को हर बार उठाते थे। लेकिन आज क्या 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं जाते जाते राष्ट्रीय लघु बचत उसमें। ये स्थिति में आप सही में दिल्ली आज आपदा ही हो गई है। अब इस आपदा से बीजेपी कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा। ललित, वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आप सरकार पर खजाना खाली होने का आरोप लगाया है। क्या आप सरकार ने इस खजाने को पहले ही खाली कर दिया था या उनकी कोई रणनीति थी? देखिए, बड़ी इसको अगर फैक्ट के हिसाब से भी देखें तो 2015 में जो दिल्ली गवर्नमेंट जो है 1000 करोड़ के आसपास की रेवड़ी मतलब फ्री बीज देती थी, ठीक है। हाँ। तो फ्री बीज अगर 1000 करोड़ रुपए की दे रही थी तो वो तो खजाने से ही पैसे जा रहे थे। और 2015 से लेकर के 2025 मतलब इस नतीजों के आने के पहले तक वो उसमें इजाफा 10,000 करोड़ रुपए का हो गया जो फ्री बीज में जा रहा था। इसका मतलब है कि आप देखें कि 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ मतलब वो कितना मल्टीपल फोल्ड जो है वो रेवड़ी फ्री बीज पे आप पैसे खर्च कर रहे हो। सवाल ये कि एक चीज होता है कि आप कोई भी चीज जब इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट से उसका रिटर्न हासिल होता है। एक होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो और उससे कोई आपको रिटर्न नहीं मिलता। तो सवाल है कि फ्री बीज के जरिए जो है, जैसे वो कहा करते थे कि फ्री बीज आप दे रहे हो, तो उसमें कोई ऐसा रिटर्न नहीं आ रहा था जिसके जरिए सरकार का खजाना भरे। तो स्वाभाविक है कि वो फ्री लोगों की जरूरत को तो पूरी कर रहा था, लेकिन उसके बदले जैसे नौकरी पेशा व्यक्ति है, नौकरी पेशा शख्स है, और उसके बाद क्या है कि उनकी सैलरी आती है, उनका टैक्स कटता है, उसके बाद उसका टीडीएस होता है, सरकार के खजाने में पैसा जाता है और उस पैसे के जरिए वो रोटेट होता रहता है। दिल्ली की स्थिति ये हुई कि फ्री बीज के जरिए आपने ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों तक पहुंचाया, मदद के नाम पे पहुंचाया, जरूरतमंद डिक्लेयर करके पहुंचाया, लेकिन वो मल्टीप्लाई जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे उसका खामियाजा तो किसी को भुगतना पड़ता। फर्ज करिए कि अगर ये आम आदमी पार्टी की ही सरकार रहती तो इनके सामने फिर वही क्राइसिस आती, ये फिर जाते सेंटर को कहते कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमको पैसे दीजिए, और फिर सेंटर की तरफ से जब सवाल जवाब होता तो शायद ये कहते कि देखिए ये राजनीतिक प्रतिशोध है, एक राजनीतिक विद्वेष के तहत इस तरह की बातें की जा रही है। अब चूंकि जो सरकार आई है, सरकार में बैठे हुए लोग जब वो
वित्तीय स्वास्थ्य देखते हैं स्टेट का, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हमारे पास कितनी आवक है, हमारा कितना खर्चा जा रहा है, और उसके बीच में क्या एक कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो अगर सीएम रेखा गुप्ता ये कह रही हैं, और चूंकि वो अब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, और चीफ मिनिस्टर अगर इस बात को कि उसके मुखारबिंदु से, उसके जुबा से ये बात आ रही है कि दिल्ली का खजाना खाली है, तो फिर न मानने का कोई वजह भी नहीं है कि हम उस बात को न माने कि दिल्ली का खजाना खाली क्यों नहीं है। जैसा कि अभिषेक ने भी बताया कि ये बात सच है कि सियासत में ये सारी चीजें चलती हैं कि हम काम करें, लेकिन उसकी मैसेजिंग भी दें कि देखिए वो जब मेरे पास पावर आई, क्षमता आई, तो हमने लोगों के लिए काम किया, लेकिन इस पूरी दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार था तो मेरे पीछे वाली सरकार थी। अब स्वाभाविक है कि पीछे वाली दिल्ली में पीछे वाली सरकार कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो आम आदमी पार्टी का आग बबूला होना, उस पर गुस्सा करना, उस पर तंज कसना, वो सारी चीजें आपको नजर आती रहेंगी। लेकिन ये जो मैं कैटेगरी वाली बात कोमल ने पहले पूछी थी कि कैटेगराइज करना चाहिए या ना करना चाहिए, मेरे ख्याल नहीं से किया था और अब कैटेगराइज कर रहे हैं, मैंने ये कहा अभी। हाँ, मतलब वही करना, मैं ये कह रहा हूँ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ा तबका है जो नौकरी पेशा है, खासकर सरकारी, केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं, दिल्ली सरकार में नौकरी करते हैं, अन्य विभाग है दिल्ली, और प्राइवेट जॉब का भी एक बहुत बड़ा तबका है, और परिवार में खासकर महिला और पुरुष दोनों ही कमाने वाले हैं। तो आखिर में वो 2,500 रुपए की जरूरत किसको है? क्या उन लोगों को है जिनकी जो पैकेज है लाखों और करोड़ों में है, या फिर उनको है जिनकी जो रोजाना की आमदनी है 100 से 500 रुपए के बीच में है? तो यहाँ पर को अगर बीजेपी ये चीज करती है कि कैटेगराइज करती है, मतलब गरीब महिलाओं को देती है, और जो जिनके पास, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है उनको छोड़ देती है, इस तरह से अगर कुछ सर्वे करके या किस तरह से निकाला जाए, अगर इस तरह से करती है तो ये ज्यादा बढ़िया है, इससे ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा, और थोड़ी सी दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधारने में मदद मिलेगी। जी, अभिषेक, मेरा एक सवाल है कि बीजेपी कल यानी 25 फरवरी को विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करेगी, तो क्या लगता है कि दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और उथल-पुथल नजर आएगी? देखिए, चेंजेस तो जो होना था वो तो चुनाव में जनता ने चेंज कर ही दिया है, इससे बड़ा चेंज तो दिल्ली की राजनीति में फिलहाल नहीं होने जा रहा है। हाँ, कैग रिपोर्ट जो आएगी तो पहले से ही जो आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की छवि को जो झटका लगा था शराब घोटाले के बाद से, अब मुझे लगता है कि ये जो झटका है और भी बड़ा होने वाला है दिल्ली की जनता के लिए, और जो आम आदमी पार्टी को डेंट लग चुका है, वो डेंट शीश और महल भी भी ज़्यादा शामिल है गहरा। कैग रिपोर्ट में, शीश हाँ, महल। वो कैग रिपोर्ट में शीश महल भी होगा, शराब घोटाले के बारे में भी ज़िक्र है, और बाकायदा जो कैग की रिपोर्ट होती है, वो ज़ाहिर-सी बात है कि कैग जो डिपार्टमेंट है, वो ऑडिट करता है सभी जो भी संस्था चल रही है दिल्ली सरकार के अंदर या जितने भी विभाग हैं। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बना के देता है, और उसमें वो बताता है कि क्या खामियाँ उनको उस ऑडिट में नज़र आई हैं, और इन खामियों की वजह से कितना लॉस जो एक्सचेकर को, यानी कि जनता के खजाने को पहुंचा है, वो सारी चीजों का उल्लेख करता है। सिर्फ खामियां ही नहीं, जो अच्छी होती हैं चीजें वो भी उसमें बताई जाती हैं। तो मुझे लगता है 14 रिपोर्ट इसमें जो है अभी तक जो है पटल पे नहीं रखी गई थी, और ये बहुत सालों से लंबित चली आ रही है। आप ये सोचिए, आम आदमी पार्टी जो जब सत्ता में आई तो उसने बहुत बड़ी बात करी थी कि हम जो है लोकपाल को बैठाएंगे, फला हाँ, बिल्कुल। चीज करेंगे, ये करेंगे, और ऐसी ही एक पार्टी जो सीएजी रिपोर्ट, आप सोचें कि शीला दीक्षित सरकार 15 साल दिल्ली की सत्ता में रही, चाहे कैग रिपोर्ट में कुछ भी होता हो, लेकिन कैग रिपोर्ट हर साल जो है पटल पे रखी जाती थी। इवन कॉमनवेल्थ के समय में जब शीला दीक्षित सरकार को सबसे ज्यादा आरोपों का सामना करना पड़ा था घोटालों के लिए, तब भी कैग रिपोर्ट जो है उन्होंने पटल पे रखी, उसको दबाया नहीं। और एक ऐसी पार्टी जो जन आंदोलन से खड़ी हुई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात की, ईमानदारी के अपने कसीदे पढ़े गए। अब भी चुनाव से पहले खुद को ईमानदार घोषित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि अगर मैं जीत जाऊंगा, मेरी पार्टी जीत जाएगी, तो ईमानदार कहलाऊंगा, अदालत जब फैसला देगी देती रहेगी। तो एक ऐसी पार्टी की कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो सच्चाई है वो सीएजी रिपोर्ट के सामने कल जो है जनता के पास तक पहुंचेगी। और इसमें एक और बात मैं यहाँ दोहराऊंगा कि मतलब कहना चाहूंगा कि आप देखिए, जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको
कई साल पहले बिहार की राजनीति को एक बार देखना पड़ेगा, जब लालू जी, प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति शुरू करी। उन्होंने वहाँ पे जो समाज था, उसको जाति के फैक्टर में बाँटा। बांटा। जी, और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता में आने से पहले दिल्ली की जनता को आर्थिक जो है तौर पे बाँटा है, दिल्ली के समाज को। और हुँ, उन्होंने गरीबों को फ्रीबीज़ के नाम पे जो है ना अपना वोटर बनाया। जी, और इस क्रम में कहीं न कहीं मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास या और उससे ऊपर का जो वर्ग है, वो आम आदमी पार्टी का वोटर उस तरीके से बन नहीं पाया। अब भी आप इस जी, चुनाव जी, की भी बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी का फ़ोकस जो है मुस्लिम वर्ग हो गया और जो लोअर वर्ग है जनता हुँ, का, जी, जी, वो जी, था। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब जिस दिन वोटिंग थी, हम जब अरविंद केजरीवाल अपना वोट डालने के लिए सेंटर पे आए थे, उसके जी, बाद हमारी आपस में रिपोर्टर्स की बातचीत चल रही थी। तो जी, कुछ रिपोर्टर उसमें जो आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, वो ये आकलन कर रहे थे कि भई अब जो है थोड़ा-सा संतुष्टि चेहरे पे नज़र आ रही है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि जो जी, झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर का वर्ग है, वो वोटिंग जी, के लिए निकल रहा है। तो आप ये हुँ, सोचिए कि वो सिर्फ़ जो है झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर या मुस्लिम वर्ग हो गया या आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर लोग हैं, उनको अपना कोर वोटर मान के चल रहे हैं और उन्हीं से हुँ, जुड़ी हुई चीज़ों को वो कहीं न कहीं सार्वजनिक तौर पे उसी से संबंधित चीज़ों की घोषणा वो करते आए हैं। तो हुँ, इस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति का एक बेस तैयार किया और किस तरीके से जनता को आर्थिक तौर पे बाँटना है, क्योंकि दिल्ली की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे जाति फैक्टर बहुत बड़ा है नहीं। आप कहीं पे भी देखेंगे तो जातीय स्तर की जो राजनीति है वो दिल्ली में नाम भर की है। वो कोई जी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही नहीं है। तो जी, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये जो है अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और लगभग 3 जी, बार वो इस प्रकार, 2 बार मैं कहूँगा, क्योंकि पहली बार तो वो भ्रष्टाचार के लड़ाई के नाम पे जो है आए थे। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी सरकार अब 5 साल किस तरीके से काम करती है। जी, और पहले ही अपने वक्तव्य से जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी सरकार की जो कलई है, उसको किस तरीके से खोलकर जनता के सामने रखा जाए, उस हुँ, ओर जो है काम किया है। तो अब कल सीएजी रिपोर्ट भी हमें जी, देखनी होगी कि क्या-क्या, क्योंकि अभी कुछ तथ्य तो उसके बाहर आए हैं, लेकिन जी, अब कल जो है खुले तौर पर कई पहलुओं पे वो चीज़ जनता के सामने आएगी। तो जी, कल जी, का जो सत्र है, वो बहुत जी, ज़्यादा अहम रहने वाला है। जी। ललित, पिछले 3 सालों से कैग रिपोर्ट को रोका गया था, लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब मान लीजिए कि अगर आप पाक-साफ़ हैं, आपको लगता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने सब कुछ जो है वो दिल्ली की जनता के लिए किया है, ईमानदारी के साथ किया है हुँ, और कोई थर्ड पार्टी अगर एक रिपोर्ट बनाती है, तो वो ईमानदार आदमी को क्या दिक्कत है? वो तो उसको जी, सीधे पेश कर देना चाहिए। तो कहीं हुँ, न कहीं अगर मान लीजिए कि मतलब आप इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि केजरीवाल की जो पहली वाली सरकार थी 15 से 2020 में जी, 2018 में कुछ कैग की रिपोर्ट्स थी और उन कैग रिपोर्ट्स को क्या है कि इंटरवीन करना पड़ा था, बीजेपी को प्रतिरोध करना पड़ा था, तब जाके 2018 की कैग रिपोर्ट 2022 में पेश हुई। जी, ये जो जी, रिपोर्ट्स हैं, ये 2020 की रिपोर्ट हैं, जब अरविंद केजरीवाल उसमें सीएम थे। तो निश्चित तौर पे और इसके लिए जाकर के बीजेपी को प्रतिरोध करना पड़ा विधानसभा के अंदर। आप देखेंगे कि दिल्ली विधानसभा के जो नए अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हैं, कितनी बार मार्शल के साथ उनकी टकराव भी हुआ, उनको बाहर भी निकाला गया और जब इससे हुँ, मामला नहीं बना जो है सदन के अंदर, तो उनको हाई कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाना पड़ा। और हाई कोर्ट के दरवाजे के खटखटाने के बाद जब कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो फिर उसके बाद सरकार को लगा कि अब मामला हाथ से निकल गया है, तो कुछ जो हुँ, लीगल करो। और हुँ, कुछ रिपोर्ट्स को जो उन्होंने कहा जो है कि भाई हम विधानसभा के स्पीकर को दे दे रहे हैं। जबकि इसमें जी, देखेंगे एलजी ने कहा जो है कि 20 दिसंबर की तारीख उन्होंने एक सुझाव दिया था कि 20 दिसंबर को आप पूरी रिपोर्ट को टेबल कर दीजिए। जी, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक व्यक्ति जो ईमानदार है, हाँ, उसको इस तरह की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये सामान्य जनता भी सोच सकती है और सोचती भी है। लेकिन जी, अगर जी, किसी रिपोर्ट के पेश किए जाने से आपको इतनी घबराहट है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ न कुछ हुँ, गड़बड़ रही है, लिहाज़ा आप पेश नहीं करना चाहते थे और वो शायद मौका भी उनके फ़ेवर में नहीं था क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था। उससे हुँ, पहले वो पेश करते और वो उनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट्स ज़्यादा होती, तो निश्चित तौर हुँ, पे बीजेपी और मतलब आक्रामक तरीके से पेश आती, तो शायद ये हुँ, 22 का आंकड़ा आप देख रहे हैं, वो भी शायद ना होता जो है। जी, 22 से जी, भी जी, आंकड़ा कम हो जाता। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये था कि आम आदमी पार्टी की जो टॉप जो जी, थिंक टैंक है, उनको ये लगने लगा था
कि ये रिपोर्ट उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। और देखिए क्या है कि सरकारी जो महकमा है, सरकारी विभाग है और जो कार्यप्रणाली है, वो आरोप प्रत्यारोप का होता है, क्योंकि आप देखिए अभी की आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई बीजेपी बरगला रही है, हमने स्पीकर को तो दे दिया था पहले ही। जी, तो सवाल है जी, कि जी। स्पीकर उन्हीं का था, आम आदमी हाँ, पार्टी का ही स्पीकर था, और अगर जी, स्पीकर को आपने रिपोर्ट दे दी, तो फिर ये कहने में क्या दिक्कत थी कि रिपोर्ट को आप टेबल कर दो। जी। आखिरकार तो टेबल को करने को लेकर के ही जो है विजेंद्र गुप्ता को हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ गया। हुँ, और हुँ, जब हुँ। हाई कोर्ट से इंटरवीन हुआ तो एलजी सुझाव दे रहे हैं कि भाई ठीक है, ये तारीख है, इस तारीख को आप एक स्पेशल सेशन बुला लीजिए और उसमें जी, रिपोर्ट को टेबल कर दीजिए। जी, तो जी, निश्चित जी, तौर पे मिला जुला करके यही है कि जी। कहीं न कहीं मन के अंदर एक चोर था, और वो हुँ। चोर जो है बाहर मतलब दुनिया भी ना जान जाए, छिपी बात रहे, छिपे तरीके से हम अपनी बात को रख सकें, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कवर अप करने की कोशिश थी। एक बात कहना चाहूंगा बस, शेखर, एक मेरा आपसे एक सवाल है। अगर हम आतिशी की बात करें, तो आप सरकार ने आतिशी को विपक्ष का जो नेता है, वो नियुक्त कर दिया। हम्म, तो लेकिन ये क्यों? विपक्ष का नेता इसीलिए जैसे कि हमारी मैंने एक रिपोर्ट भी लिखी थी कि इस तरह के कयास हैं, इस तरह के अटकलें हैं कि अब जो अरविंद केजरीवाल है वो संगठन में काम करेंगे, संगठन को हुँ, मजबूत करने का काम करेंगे, देश भ्रमण पे निकलेंगे, गुजरात को मजबूत करेंगे, पंजाब में देखेंगे, क्योंकि अब सिर्फ सरकार वहीं रह गई है, और वहां से भी कहीं 2027 में वहां भी चुनाव होंगे, तो उनको भी ये भी ना लगने की वो भी कहीं सत्ता से निकले थे। अब उनका वो दिल्ली से बाहर निकल के थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का जनाधार है ही, वो जी, वोट अभी भी 22% वोट पाई थी, और सीट भी उनकी अच्छी खासी निकल के आई, अभी भी एक कॉन्क्रीट विपक्ष की भूमिका में विधानसभा में है, 22 जी, सीटें कम नहीं होती। अब तो दिल्ली में जो कमान थी वो आतिशी को ही दी जानी थी, इस जी, तरह की हाँ, जो सूत्रों से हमें पता लगा था, आपके सूत्रों से, कि जो दिल्ली में अब संभालेंगे इसीलिए। और दूसरी बात यह, क्योंकि बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री को बनाया है, तो आम आदमी पार्टी ने भी महिला मुख्यमंत्री नेता विपक्ष को महिला को दे दिया, कि एक जब सदन में सवाल और जवाब और आरोप और प्रत्यारोप का दौर हो, तो दोनों तरफ से एक मजबूती रहे, महिला जी, का जवाब महिला महिला बनाम ही महिला, अच्छा दे महिला सकती बनाम है, महिला हो गया। महिला बनाम महिला। ये मतलब आम आदमी पार्टी ने सोचा, एक अच्छा आतिशी को नेता विपक्ष बना के एक अच्छा दाव खेलने की कोशिश की है। जी, जी, जी। अच्छा शेखर, इसमें एक चीज और खाली जोड़ दीजिए कि जैसे ऐसा बिल्कुल, हाँ, लगता है कि दिल्ली का जो एम फैक्टर है, उस पर हाँ, सभी लोगों ने मतलब कि एम फैक्टर को मतलब एक तरीके से कि भाई आपने हमको फायदा दिया, जो है हमको सत्ता तक पहुंचाए, तो फिर हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, तो फिर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए महिला, उनको भी लगता है हुँ, कि 22 सीट जो है 22 सीट में महिलाओं का योगदान ज्यादा रहा, तो महिला को ही बना दो। क्योंकि जी, आपको ध्यान होगा जो कि स्वाति मालीवाल ने एक बात कही थी, जो है कि ये जो केजरीवाल हैं, ये बार-बार जब कहते हैं कि दलित हितों की चिंता की बात करते हैं, दलित हितों की बात करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा मौका मिला है इनको, विपक्ष जनता ने जनादेश दिया विपक्ष में बैठने का, और ये दलित हुँ, दलित हित की जब बात करते हैं, तो बेटर होता जो है कि ये किसी दलित को ही नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। हुँ, लेकिन अब तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो चुका है, आतिशी हैं। जी, तो मतलब आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं केजरीवाल जो है अपनी जो जो बातें कहा करते थे कि समाज के हर वर्ग को लेकर के चलना है, दलित तबका जो है वो वंचित है, वो जी। मतलब उसको हमको अपलिफ्ट करना है, मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। तो कहीं न कहीं वो अपनी ही बातों में उलझते भी गए हैं और अपनी ही बातों के ज़रिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी लगाते गए हैं। एक भरोसे का इंसान भी केजरीवाल को चाहिए था दिल्ली के अंदर, क्योंकि जब केजरीवाल ने जब सत्ता छोड़ी थी दिल्ली में, जेल से वापसी के बाद उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं चुनाव जीतूंगा तभी मुख्यमंत्री बनूंगा, तब उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया था। तो आतिशी हुँ, ने भी कहा था कि नहीं, जो ये इस पद के दावेदार है, इस सीट के दावेदार है, वो केजरीवाल ही रहेंगे, मैं मैं भरत हूँ, वो राम है, मैं भरत के तौर पे कार्य करूंगी। तो उन्होंने जो 2-3 महीने का उनको कार्यकाल मिला, तो उन्होंने वो भरत की उस तरह ही भरोसे किया को है। भरत हुँ, जताया। भरत की तरह ही तो किया है। उन्होंने नेता विपक्ष बना के एक तरह से नाम दे एक तो दिया। महिला बना, महिला हो गया, और दूसरा उन्होंने क्या कहते हैं, जो भरोसा आतिशी ने जो अपना जो भरोसा जताया था उसको दिखा दिया कि हाँ, मैं आपके भरोसे के लाया हूँ, उसका एक इनाम भी दिया है इनाम, केजरीवाल जी। ने। इनाम भी दिया।
तो हम आपके लिए रोज दिन की नई खबर को लेकर आते हैं, आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप रोज द फेडरल देश के चैनल के माध्यम से अपडेट रहिए। तो कल हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ और उस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन आप द फेडरल देश चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ द फेडरल देश के साथ। थैंक यू। थैंक यू रोमन, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू ललित जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।